शहर में एक परिवार रहता था जिसमें टिंकू भालू, पिंकी लोमड़ी, माँ दीपा नीलगाय और पापा चुन्नू भेड़िया रहते थे। टिंकू अपनी मम्मी के बहुत करीब था, इसलिए उसे सभी माँ का लाडला कहते थे। वहीं पिंकी लोमड़ी पापा की परी थी। एक दिन दोनों भाई बहनों के बीच एक बात पर बहस छिड़ गई। मेरी मम्मी बहुत पावरफुल है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है टिंकू, मेरे पापा बहुत पावरफुल हैं। देखना वो कैसे जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। काम तो मेरी मम्मी भी बहुत जल्दी जल्दी कर लेती है। हर सुबह देखती है ना वो कैसे हमें जल्दी से तैयार कर स्कूल भेज देती है और खाना भी बनाती है। हाँ तो मेरे पापा भी कम नहीं है, वो भी हमें स्कूल छोड़ कर आते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस भी जाते हैं। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों इसी बात पर अड़े हुए थे। तभी वो देखते हैं, अरे पिंकू के पापा, ये सिलेंडर खत्म हो गया है, जरा बदल दो ना। ठीक है, अभी लाता हूँ। वैसे कहाँ रखा है सिलेंडर? वो स्टोर रूम में जाते हैं और सिलेंडर अपने कंधे पर उठाकर ले आते हैं। बच्चे भी ये देख रहे होते हैं। तभी पिंकी कहती है, देखा मेरे पापा को कैसे अपने कंधे पर भारी भरकम सिलेंडर उठा लिया। क्या तेरी मम्मी ऐसा कर सकती है? बोल। चल माना कि मम्मी ये नहीं कर सकती, पर क्या पापा मम्मी की तरह घर का काम कर सकते हैं? जैसे मम्मी सुबह उठते ही लग जाती है, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा लगाती है और सब्जियां खरीद कर लाती है। दिन भर बस काम में ही लगी रहती है। क्या पापा ऐसा कर सकते हैं? बोल। हाँ क्यों नहीं, पापा कर सकते हैं। तभी उनके मम्मी पापा उनके पास आकर बैठते हैं। और बच्चों, क्या बातें चल रही हैं दोनों भाई बहनों के बीच? हमें भी तो बताओ। पापा, टिंकू कह रहा है कि आप पावरफुल नहीं हो, आप मम्मी के जैसे काम नहीं कर सकते। और मम्मी पिंकी कह रही है कि आप पापा जितने पावरफुल नहीं हो। ये बात सुनकर दोनों के मम्मी पापा कहते हैं, ठीक है, अगर इनका इतना ही घमंड है तो हो जाए कुकिंग कंपटीशन, तब पता चल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें भी मंजूर है। तो ठीक है, हम दोनों खाना बनाएंगे। तुम अपनी लाडो रानी के लिए खाना बनाना, मैं अपनी लाडली के लिए खाना बनाऊंगी। उसके बाद देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। दोनों रसोई में जाते हैं और सब्जियां काटने लगते हैं। मम्मी तो सब्जियां जल्दी जल्दी काट रही थी और पापा पीछे ही रह गए थे। पापा जल्दी करो ना, मम्मी ने तो सारी सब्जियां काट ली हैं। जल्दी पापा, नहीं तो हम हार जाएंगे। सब्जियां काटने के बाद दोनों ने सब्जी छौंक दी। उसके बाद दोनों आटा गूंथने लगे। पापा आटा मम्मी से जल्दी जल्दी गूंथ रहे थे क्योंकि उनके अंदर मजबूती मम्मी से ज्यादा थी। आटा गूंथने के बाद दोनों ने रोटी बेलनी शुरू की। दोनों ने साथ साथ ही रोटी बना ली और पापा की रोटी भी मम्मी जितनी फूल रही थी, जिसे देख पिंकी बहुत खुश थी। पापा, आपने तो बिल्कुल गोल गोल रोटी बनाई है, आपको ये सब कैसे आता है? बेटी, जब मैं शहर में काम करने आया था तब मेरे साथ कोई नहीं होता था, इसलिए मुझे ही मजबूरन खुद के लिए रोटी बनानी पड़ती थी। तभी से मैं ये रोटी बनाना सीख रखा हूँ। दोनों की सब्जी और रोटी दोनों बनकर तैयार थी। दोनों ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और बच्चों को परोसा। बच्चों ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो पिंकी की तो चीख निकल गई, मिर्ची मिर्ची, पापा पानी पानी। पापा ने पिंकी को पानी पिलाया। क्या हुआ पिंकी, मिर्ची ज्यादा डल गई क्या? पापा, रोटी तो अच्छी बनी है पर सब्जी में मिर्ची ज्यादा हो गई। वहीं टिंकू तो मजे से खाना खा रहा था। मम्मी ने सब्जी की कटोरी उठाई और उसे किचन में ले गई और कुछ देर बाद बाहर आई और पिंकी को दोबारा से सब्जी परोस कर दी। पिंकी ने फिर से सब्जी चखी। वाह मम्मी, अब तो मिर्ची भी नहीं लग रही, पर आपने ये सब किया कैसे? बेटी, मैंने सब्जी में पानी डाल दिया और कुछ इमली भी, जिससे सब्जी की मिर्ची कम हो गई। ये देखा ना, मेरी मम्मी जीत गई। नहीं बेटा, मैं नहीं जीती, तुम्हारे पापा और मैं दोनों जीते हैं। तुम्हारे पापा जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती, और जो मैं कर सकती हूँ वो तुम्हारे पापा नहीं कर सकते। इसलिए हमें किसी के बीच तुलना नहीं करनी चाहिए। हर कोई अपनी जगह पावरफुल है। बच्चे मम्मी की बात को समझ जाते हैं और फिर कभी आगे से इस बात पर बहस नहीं करते। एक दिन बंटी अमीर चिड़िया बबली मैडम के घर में इम्पोर्टेड फ्रिज रिपेयर कर रहा था। तब उसकी अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण फ्रिज में आग लग जाती है। बंटी, तुमने मेरी 2 लाख की इम्पोर्टेड फ्रिज खराब कर दिए, मुझे 2 लाख का हर्जाना तुम्हें देना होगा। मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बादल नगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। बंटी मैकेनिक था और पीलू खिचड़ी का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और बर्तन में ही खिचड़ी पकाती थी, जिससे उसे खिचड़ी बनाने में बहुत समय लगता था। वो खिचड़ी को टमाटर की चटनी के साथ बेचा करती थी। उसकी खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। गरीब हो या अमीर, सभी उसके यहाँ से खिचड़ी खाते थे। लेकिन जब वो देखते थे कि पीलू ज्यादा टाइम लगा रही है तो वो लोग वहाँ से चले भी जाते थे।
इस वजह से पीलू की आमदनी बहुत कम होती थी। उसी की दुकान के सामने कालू कौवा भी खिचड़ी बेचा करता था। उसकी खिचड़ी बहुत ही बेस्वाद होती थी, लेकिन उसके पास महंगा कुकर होने के कारण वो ज्यादा खिचड़ी बना लेता था, तो ग्राहक मजबूरी में उसकी खिचड़ी खा लेते थे। एक दिन बंटी अमीर चिड़िया बबली मैडम के घर में इम्पोर्टेड फ्रिज रिपेयर कर रहा था। तब उसकी अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण फ्रिज में आग लग जाती है। बंटी, तुमने मेरी 2 लाख की इम्पोर्टेड फ्रिज खराब कर दिए। मुझे 2 लाख का हर्जाना तुम्हें देना होगा। मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो सब मैं नहीं जानती, तुम्हें मुझे 2 लाख तो देने ही होंगे। अगर नहीं दोगे तो सरपंच कड़क से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। दुखी होकर बंटी अपने घर आता है और पूरी बात पीलू से कहता है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, मेरी दुकान भी बड़ी मुश्किल से चलती है, घर का खर्च भी हम जैसे तैसे निकाल पाते हैं, अब तो ऊपर से और ये 2 लाख का नुकसान कैसे भरपाई करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, खड़क सेठ बहुत ही खतरनाक है, अगर उन तक बात पहुंच गई तो हमारी खैर नहीं। मैं पैसे जुगाड़ने की कोशिश करूँगा, टिल्लू से कुछ रुपए उधार लाता हूँ। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी पैसे उधार लेने के लिए टिल्लू के पास चले जाते हैं। टिल्लू, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए थे, बदले में मैं तुम्हारे यहाँ मैकेनिक का काम कर दिया करूँगा। क्या बात कर रहे हो बबलू भाई, क्या मैं तुमसे उधार के बदले में काम लूँगा? लेकिन तुम्हें उधार की जरूरत कैसे आ पहुँची? इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है टिल्लू भैया। बबली मैडम को 2 लाख रुपए देने होंगे। अगर हमने पैसे वापस नहीं किए तो वो खड़क सेठ को बता देंगी और हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए। हाँ टिल्लू, हमारी थोड़ी मदद कर दो, बदले में मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लूँगा। अरे तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। वैसे पीलू भाभी, आपका खिचड़ी का काम कैसा चल रहा है? मेरे पास कुकर नहीं है भैया, कालू के पास कुकर है तो वो बहुत ज्यादा खिचड़ी बना लेता है। मैं अकेले ज्यादा नहीं बना पाती हूँ तो बहुत कम आमदनी होती है। अरे बंटी भाई, तुम इतने होनहार मैकेनिक हो, तुम पीलू भाभी के लिए कुकर मशीन क्यों नहीं बनाते थे, जिससे ये ज्यादा क्वालिटी में और तेजी से खिचड़ी बना सकेगी और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? टिल्लू भाई, तुमने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं लकड़ी का कुकर मशीन बनाऊंगा, आखिर गरीबों के पास भी तो कुकर होना चाहिए। फिर थोड़े ही दिनों के बाद बंटी पीलू के लिए लकड़ी का कुकर मशीन बनाकर तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर खिचड़ी बनाने लगते हैं। एक दिन बबली मैडम उनकी दुकान में आती है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब कुकर मशीन बनाई है। ऐसी लकड़ी की कुकर मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जरा मुझे अपनी खिचड़ी तो खिलाओ। खिचड़ी खाकर बबली बहुत खुश होती है, इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी है। बबली मैडम जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। ये लीजिए 25,000 रुपए, बाकी हम जल्दी ही आपको लौटा देंगे। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बनी रहती है। एक दिन जाबाज इनकी दुकान पर आता है और कहता है, अरे बंटी भाई, ये तो गजब की मशीन बनाई है आपने, मुझे पूरे घर के लिए खिचड़ी देना। हाँ हाँ, बबली मैडम भी तारीफ करके गई है, इसमें जरूर कोई न कोई खास बात होगी। एक काम करो, मेरे लिए भी ऐसा ही एक लकड़ी का कुकर बना दो ना। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता है, इनकी दुकान तो जोर जोर से चलने लगी है, मुझे इनकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये लकड़ी की कुकर मशीन में तोड़ कर रख दूंगा, उसके बाद ये लोग बबली मैडम का उधार भी नहीं चुका पाएंगे, फिर कड़क सेठ इनकी धुलाई कर देगा, इन्हें तो जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। उसी रात कालू एक हथौड़ा लेकर पीलू और बंटी के घर जाता है और
खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन में अपना हथौड़ा चलाता है, लेकिन प्रेशर के कारण लकड़ी का कुकर ब्लास्ट हो जाता है और कालू जोर से चीख उठता है। उस पर गरम खिचड़ी गिर जाती है। नींद से उठकर पीलू चिल्लाती है, चोर चोर। दोनों पति पत्नी कालू को पीटने लगते हैं। मारो मारो। अरे ये तो कालू है। कालू तो हमारे घर में इस वक्त ये हथौड़ा इसे इस मशीन को तोड़ने के लिए आया था क्या? अरे मुझे इस गरम खिचड़ी से तो बचाओ, मैं जल रहा हूँ। बंटी और पीलू उस पर एक बाल्टी पानी डालते हैं। हाय, मैं तो जल गया। मैं तुम्हारी कुकर मशीन तोड़ने वाला था, क्योंकि तुम्हारी तरक्की से मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। तुम गरीबों को बढ़ता हुआ देखकर मैं खुश नहीं था। अब तो मैं काम करने लायक भी नहीं रहा। अपनी मेहनत पे आपको भरोसा होता कालू भैया, तो आज आपकी ऐसी हालत नहीं होती। तुम्हारी हालात देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम अब किसी की दुकान में काम कर लो, लेकिन अब से धोखाधड़ी नहीं करोगे, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। कालू बंटी और पीलू का कहना मान लेता है और अपनी गलती से सीखता है। कालू अब से पूरी ईमानदारी से काम करता है। बंटी एक और लकड़ी का कुकर मशीन बना लेता है। उसके बाद से बंटी और पीलू की खिचड़ी बनाने की दुकान से बहुत अच्छी कमाई होने लगती है और वो लोग बबली मैडम का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। जी बबली बहन, आपकी ऐसी हेयर कट करूंगी कि सब आप ही को देखते रहेंगे। पीलू बबली का हेयर कट करने लगती है, लेकिन बबली अपने हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अरे ये क्या कर दिया पीलू, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसे तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करूँगी। बंसीपुर नाम के छोटे से नगर में एक गरीब चिड़िया पीलू हेयर ड्रेसिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर पे दुकान चलाती थी, वही काम करती थी और वही रहती थी। पीलू अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपनी दुकान घर के सामने एक बोर्ड लगाई कि उसके यहाँ 24 घंटे सर्विस मिलती है। ऐसे ही एक दिन बबली पीलू के यहाँ हेयर ड्रेसिंग के लिए आई। पीलू, मुझे बढ़िया सा हेयर कट करके देना, मुझे किटी पार्टी में जाना है। जी बबली बहन, आपकी ऐसी हेयर कट करूंगी कि सब आप ही को देखते रहेंगे। पीलू बबली का हेयर कट करने लगती है, लेकिन बबली अपने हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अरे ये क्या कर दिया पीलू, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसे तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करूँगी। पीलू बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। बबली वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब बबली अपनी किटी पार्टी में पहुँचती है तो उसकी सहेलियाँ उसकी बहुत तारीफ करती है। वाह बबली, तुम्हारी हेयर स्टाइल तो बिल्कुल हीरोइन जैसी है। कहाँ से करवाई हो? ऐसे पिंकी कहती है। हाँ, ऐसी हेयर स्टाइल तो हम मैगजीन में देखते हैं। क्या तुम लोग सच में मेरी हेयर स्टाइल से खुश हो? बबली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हेयर स्टाइल सबको पसंद आ रही थी। बबली को उसके घर में उसके पति से भी बहुत तारीफ मिलती है, लेकिन फिर भी वो पीलू को पैसे नहीं देती। बबली जी, आपकी सहेलियाँ और आपके पति को आपकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद आई है, तो आप मुझे पेमेंट क्यों नहीं देती है? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे दीजिए ना, मैं अपनी मेहनत का पैसा मांग रही हूँ। मैं तुम्हें और कस्टमर्स दिला दूंगी पीलू। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे बबली आंटी ने तुम्हारे यहाँ भेजी है। मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी हेयर स्टाइल पसंद आ गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। पीलू फिर दुखी मन से उसकी हेयर कट करती है और हरी तोती वहाँ से चली जाती है। पीलू मन में ही कहती है, ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं दे रहा है। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम ब्यूटी पार्लर में गई थी। ऐसे लड़का कहता है। ये सुनकर हरी बहुत खुश होती है और वो बाद में पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी हेयर स्टाइल मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई, इसलिए मैं इसकी पेमेंट करने आई थी। आपको
आपको बहुत बधाई हरी और धन्यवाद कि आप मुझे पैसे देने के लिए आई हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और गुजारने पड़ेंगे मेरे सैलून को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, लेकिन पूरे पैसे नहीं देती है। फिर एक रात एक हीरोइन उस जंगल से गुजर रही थी, तभी उसकी कार खराब हो जाती है। अरे ये कार कैसी खराब हो गई? मेरा तो यहाँ आते ही सिर दुखने लगता है। कोई होगा क्या जो मेरी हेड मसाज कर दे? मैडम, इतनी रात में कौन सा लेडीज सैलून खुला होगा? तभी वहाँ से पीलू उड़ रही होती है। वो हीरोइन को देखकर रुक जाती है। अरे हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा ब्यूटी पार्लर है, आप मेरे यहाँ चलिए। फिर हीरोइन पीलू के पार्लर में चली जाती है और उससे हेड मसाज करवाती है। पीलू की हेड मसाज से उसे गहरी नींद लग जाती है और वो सुबह उठती है। अरे ये क्या, मैं यहाँ ही सो गई थी। पीलू, लगता है तुम कमाल की ब्यूटिशियन हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे हेयर ड्रेसिंग करके शूट में जाना था, लेकिन लगता है मुझे बिना उसके ही जाना होगा। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ हैं, आप बिना हेयर स्टाइलिंग के कैसे जा सकती है? फिर पीलू हीरोइन के बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग कर देती है। हीरोइन को वो बहुत पसंद आती है और पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि पीलू के यहाँ हीरोइन ने हेयर स्टाइलिंग करवाई थी। पीलू, तुमको इस पार्लर से कितनी कमाई हो जाती है? यही कोई 500,000 रुपये, ज्यादा नहीं मिलते हैं मैम। अरे तुम जैसी टैलेंटेड हेयर ड्रेसर को इतने कम रुपये? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 1 लाख रुपया दूंगी और अभी दूसरी हीरोइंस का तुम हेयर स्टाइल करना तो तुम करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही फेमस हेयर ड्रेसर बन जाती है। अब पीलू एक गरीब हेयर ड्रेसर से अमीर हेयर ड्रेसर बन जाती है। किसी जंगल में एक परिवार रहता था। उस परिवार में चिंकू बंदर, उसकी बहन चिंकी खरगोश और उसकी मम्मी सोनी लोमड़ी और चिंकू के पापा अनुज हाथी रहते थे। सभी के सभी चिंकू बंदर से बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि वह किसी की बात नहीं सुनता था और न ही किसी की बात मानता था। वह बस अपनी ही मन की करता था। एक दिन सोनी, बेटा चिंकू और चिंकी, चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगे। आज वैसे भी तुम दोनों का टेस्ट है ना, चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। चिंकू बंदर और चिंकी खरगोश दोनों तैयार हो जाते हैं और स्कूल चले जाते हैं। वहाँ से आते समय चिंकू को बहुत तेज भूख लगती है, तो वह अपनी मम्मी से कहता है, चिंकू, मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दीजिए ना, तब तक मैं टीवी देख लेता हूँ। चिंकू ऐसा कहकर टीवी देखना शुरू कर देता है। तभी वह देखता है कि उसकी टीवी पर फेवरेट सुपर हीरो सुपरमैन की फिल्म आ रही है, तो वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी टीवी देखने लगता है। मूवी देखते हुए उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। सोनी, चिंकू बेटा ये लो खाना खा लो, तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी थी ना? चिंकू, हाँ मम्मी आप खाना टेबल पर रख दो, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। सोनी, बेटा पहले खाना खा लो, टीवी तो बाद में भी देख सकते हो ना। चिंकू, नहीं मम्मी आज मेरे सुपर हीरो सुपरमैन की मूवी आ रही है, इसलिए मैं आज तो मूवी देखूंगा। आप खाना टेबल पर रख दो, मैं खा लूंगा मम्मी। सोनी लोमड़ी खाना टेबल पर रखकर चली जाती है। चिंकू मूवी देखने के चक्कर में खाना खाना भी भूल जाता है। बहुत देर के बाद जब मम्मी घर वापस आती है तो देखती है कि खाना तो वैसा का वैसा ही रखा है। यह देख वह बहुत गुस्सा होती है। सोनी, चिंकू टीवी को बंद करो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ, समझे? तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी ना, ये खाना क्यों नहीं खाया अब तक? तुम्हें कोई भूख नहीं लगी थी, चलो पढ़ाई करो। चिंकी भी पढ़ रही है ना, जाओ कमरे में। चिंकू, मम्मी मैं एक सुपर हीरो हूँ और सुपर हीरो को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती है, वह बहुत ताकतवर होता है जैसे कि मैं हूँ। आप जाओ और मुझे सुपरमैन की मूवी देखने दो। सोनी गुस्सा होकर अपने रूम में आती है और अनुज से कहती है, सोनी, देखिए सोनू, जब से स्कूल से आया है तब से टीवी में ही लगा हुआ है, खाना भी नहीं खाया और पढ़ने भी नहीं जा रहा है। अब आप ही उसे समझाइए, मैं तो उसे समझा कर थक गई हूँ। अनुज, तुम उदास मत हो, मैं भी चिंकू को समझाता हूँ। अनुज चिंकी को समझाने के लिए जाता है, मगर चिंकू को तो सुपरमैन का भूत सवार हो गया था, इसलिए वह वहाँ किसी की नहीं सुनने वाला था। अनुज भी हार मानकर अपने रूम में आ जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन दादाजी घर पर आते हैं और अनुज और सोनी से उदासी की वजह पूछते हैं, तो अनुज और सोनी सब बता देते हैं। अशोक, तुम फिक्र मत करो, मैं
भी चिंकू को ठीक कर देता हूँ। शहर दादाजी घर के बाहर आते हैं और बिजली की सप्लाई बंद कर देते हैं और पूरे घर की लाइट भाग जाती है। चिंकू, ये क्या हुआ? लाइट कैसे चली गई? अभी तो सुपरमैन बैटमैन को मारने ही वाला था। अशोक, अरे चिंकू रोते क्यों हो? लाइट भाग गई तो क्या हुआ? मैं तुम्हें सुपरमैन के जैसे एक गेम खिलवाता हूँ, तुम्हें उसमें बहुत मजा आएगा, मगर पहले जाओ चिंकी को बुला लाओ। चिंकू, ठीक है दादाजी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ चिंकी को। चिंकी बंदर भाग कर चिंकी खरगोश को बुला लाता है और शेर दादाजी कहते हैं, अशोक बच्चों, पहला खेल है दिमाग का। मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा, जिसने भी ज्यादा सही जवाब दिए वो जीत जाएगा। तो चलो बच्चों, बताओ कि ABCD में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? दोनों थोड़ा सोचते हैं। चिंकू अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू कर देता है, मगर तभी चिंकी कहती है, चिंकी, दादाजी 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अशोक, बिल्कुल सही चिंकी। अब अगला सवाल, तो बताओ कि वो 5 वोवेल्स कौन से हैं? चिंकी, दादाजी AEIOU। वाह चिंकी, तुम तो जीत गई। चलो अब अगला गेम खेलते हैं, आर्म रेसलिंग। चिंकू, दादाजी देखना, इसमें तो मैं बहुत ही आसानी से जीत जाऊंगा। अशोक, अभी से फैसला कर लिया तुमने? पहले खेल तो शुरू करो। दोनों आर्म रेसलिंग शुरू करते हैं, मगर चिंकी इसमें भी जीत जाती है। चिंकी, ये जीत गई, मैंने भैया को हरा दिया। चिंकू, मैं चिंकी से कैसे हार सका हूँ? मैं तो एक सुपर हीरो हूँ। अशोक, चिंकू बेटा, सुपर हीरो कोई भी ऐसे ही नहीं बन जाता, बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ पढ़े। तुम चिंकी से इसलिए हारे क्योंकि तुमने खाना भी नहीं खाया था और तुम पढ़ते भी नहीं हो। सुपरमैन अपने खाने का बहुत ध्यान रखता है, तभी तो वह इतना ताकतवर है, और वह तुम्हारी तरह पढ़ाई से दूर भी नहीं भागता, बल्कि वह चिंकी की तरह पढ़ाई करता है, तभी तो वो इतना इंटेलिजेंट है और एक सुपर हीरो है। चिंकू, मैं समझ गया दादाजी, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद से चिंकू बंदर मन लगाकर पढ़ता और खेलता। सभी अब बहुत खुश थे। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है। अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ, क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे, मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है, वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है। सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है?
जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंककर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है। सिरपुर के जंगल में पीलू चिड़िया संतरे की खेती किया करती थी। उसके संतरों की खुशबू से पक्षियों को बहुत लालच आता था। उसके संतरे पूरे जंगल में बहुत स्वादिष्ट होते थे और उसे बेचकर उसकी अच्छी खासी कमाई होती थी। उसी जंगल में सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। एक दिन सुंदरी कालू के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। वे दोनों लालच भरी निगाहों से पीलू के संतरे के बाग को देख रहे थे। कालू सुंदरी से कहता है, माँ मुझे संतरे खाने का मन कर रहा है, तुम मुझे संतरे लाकर दो ना। सुंदरी उससे कहती है, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे संतरे लाकर दूं। अरे माँ, तो क्या हुआ, तुम पीलू के संतरों के बगीचे से संतरे चुरा लो ना। सुंदरी कहती है, अरे बेटा देख तो रहा है ना, पीलू कैसे 24 घंटे वहाँ की चौकीदारी करती रहती है। अभी संतरे चुराना मुनासिब नहीं है। पीलू जब रात में सोने चले जाएगी तब हम संतरे चुरा सकते हैं। अरे लेकिन माँ, रात तक मैं क्या इंतजार करूं? मुझे तो अभी संतरे खाने हैं। सुंदरी कहती है, मैं कुछ न कुछ तरीका निकालती हूँ। हाँ, मुझे एक आइडिया सूझा है, तू ध्यान से सुन। मैं किसी तरह पीलू को आवाज लगाकर यहाँ पर बुलाऊंगी। जब पीलू मेरे पास आ जाए तो मैं उससे कुछ न कुछ बातें करते रहूंगी और उसका समय बर्बाद करूंगी। तब तक तू संतरे चुरा लेना। अरे वाह माँ, तुम तो बहुत चालाक निकली। हा हा हा, अब दोनों माँ बेटे ताजा ताजा संतरे खाएंगे। सुंदरी कहती है, चल अब तू जा, मैं पीलू को आवाज लगाती हूँ। फिर कालू वहाँ से चला जाता है और सुंदरी जोर जोर के पीलू को आवाज लगाती है, अरे पीलू मुझे बचाओ, पीलू मुझे बचाओ, लगता है मेरे किचन में आग लग गई है, पीलू जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ। पीलू सुंदरी की चीख पुकार सुनकर उसके पास जाती है। पीलू सुंदरी के घर पहुंचती है। सुंदरी के घर से धुआं निकल रहा था। पीलू हिम्मत करके अंदर जाती है तो देखती है कि सुंदरी ने बहुत सारी अगरबत्ती जलाई थी, जिसकी वजह से उसके घर से धुआं निकल रहा था। ये देखकर पीलू सुंदरी से कहती है, अरे क्या सुंदरी काकी, आपने इतनी सारी अगरबत्ती जलाई है, आपके घर में आग वाग नहीं लगी है? सुंदरी कहती है, अरे लगता है ये कालू जलाकर चला गया होगा, मैं अभी आई, मुझे लगा घर में आग लग गई है। इस तरह से सुंदरी पीलू को बातों में उलझाए रखती है और उधर कालू ताजा ताजा संतरे तोड़ लेता है। पीलू सुंदरी के यहाँ से वापस चली जाती है। कालू ताजा संतरे लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। फिर दोनों माँ और बेटे संतरों का मजा लेते हैं। इस तरह से अगले दिन सुंदरी फिर से पीलू को आवाज लगाती है, पीलू पीलू जल्दी आओ, लगता है मेरे घर में बिच्छू घुस आया है। पीलू फिर से सुंदरी के घर जाती है और जब वो घर के अंदर देखती है तो कहीं पर भी बिच्छू नहीं रहता है। वो सुंदरी से कहती है, काकी आपके घर कोई बिच्छू बिच्छू नहीं है, चलिए अब मैं अपने बगीचे की रखवाली के लिए वापस जाती हूँ। ऐसा कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे से कालू फिर से ताजे संतरे तोड़कर अपने घर ले आता है। ऐसे ही कई दिनों तक
सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे से संतरे चुराकर खाते रहते हैं और मजे उड़ाते रहते हैं। एक शाम पीलू अपने संतरे के बगीचे में संतरे गिनती है। अरे मेरे संतरे लगातार कम कैसे होते जा रहे हैं, जरूर कोई इन्हें चुरा कर लेकर जा रहा है। अगले दिन सुंदरी फिर से पीलू का आवाज लगाती है, लेकिन पीलू उसके पास नहीं जाती है। आज चाहे कुछ हो जाए, मैं तो अपना बगीचा छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे इसकी चौकीदारी करनी ही पड़ेगी। सुंदरी और कालू निराश हो जाते हैं। कालू सुंदरी से कहता है, माँ ये पीलू तो बहुत चालाक निकली, ये तो टस से मस नहीं हो रही है, अब हम क्या करेंगे? आज लगता है संतरे खाने को नहीं मिलेंगे। सुंदरी कहती है, बेटा रात में जब पीलू सोने जाएगी तब हम संतरे चुरा लेंगे। इस तरह से दोनों माँ बेटे रात का इंतजार करते हैं। इधर पीलू अपने बगीचे में जाल बिछा देती है और सोचती है, मैं अब अपने बगीचे में जाल बिछा दी हूँ, अगर कोई चोर आएगा तो इसमें फंस जाएगा, फिर मैं उसे पकड़ लूंगी। रात होते ही सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे में चोरी करने के लिए जाते हैं। वे खूब सारे संतरे तोड़ते रहते हैं और जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, वे लोग जाल में फंस जाते हैं और जमीन में बहुत जोर से गिरते हैं और दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर पीलू तुरंत आती है। पीलू उन्हें डंडे से पीटने लगती है, चोर कहीं के, मेरे संतरे चुराते हो, मैं तुम्हें अब पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसकी पिटाई से सुंदरी बोलती है, अरे पीलू हमें माफ कर दे, मैं सुंदरी हूँ तेरी पड़ोसन, ये कालू है मेरा बेटा। पीलू उन्हें देखकर चौंक जाती है। सुंदरी कहती है, बेटी हमें माफ कर दे, हमें पुलिस के हवाले मत कर। कालू कहता है, पीलू दीदी अगर आप शोर मचाओगी तो सभी पक्षी यहीं आ जाएंगे और फिर हमारी बहुत बदनामी होगी। पीलू कहती है, मैं आपको एक ही शर्त पे छोड़ूंगी कि आप मेरे पूरे नुकसान की डबल भरपाई करेंगे। फिर सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे से जितने भी संतरे चुराए थे उनका 2 गुना दाम देते हैं। फिर पीलू उनसे वादा लेती है कि वे लोग आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे। इसके बाद सुंदरी और कालू मेहनत करते और पैसे कमाते और पैसे देकर ही पीलू से संतरे खरीदते थे। पीलू इस बात से खुश थी कि ये वे लोग सुधर गए थे और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी।